नहीं आएगी। सुप्रभात, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में आज हमारे साथ निशि है, जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई है। आज की सुंदर साधना निशि जी के साथ रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ घुटनों पर रखें, पीछे रखें और पंजों को अधिक से अधिक आगे पीछे करना प्रारंभ करें। आगे पीछे करते जाएं पंजों को। इस प्रयास में घुटने बिल्कुल भी ना मुड़ें। अब गोलाकार घुमाएंगे, गोल गोल घुमाइए। बहुत बढ़िया, करते जाएं, गोल गोल घुमाते जाएं। अब दूसरी दिशा से घुमाएंगे। वापिस आ जाएं। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियां शरीर के निकट लेकर आए और दोनों घुटनों को मस्ती के साथ ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। फेस को सामने रखें, करते जाएं। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, चेहरे पर मस्ती। घुटने के जोड़ प्रभाव में, रीढ़ की गोटियां प्रभाव में, गर्दन पर विशेष प्रभाव। करते जाएं, करते जाएं। करिए करिए करिए। वापिस आ जाएं। पांव को सीधा करें, मुख सामने की ओर। पद्मासन। राइट पांव को मोड़कर नाभि के लेफ्ट साइड में स्थित करें, सामने की ओर आ जाएं। लेफ्ट पांव को मोड़कर नाभि के राइट साइड में रखें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। सामान्य श्वास, फिर धीरे धीरे श्वासों को देखते जाएं, देखते जाएं। मन हमारा शांत होने लगता है, एकाग्र होने लगता है। आज हमारी विशेष कक्षा है। आसनों का अभ्यास केवल आधा घंटा करवाया जाएगा। उसके बाद बच्चों की शरीर विज्ञान के साथ के ऊपर बहुत बढ़िया गोष्ठी है, चर्चा है। हमारे सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट ले रहे हैं ज्यादातर। तो उसके ऊपर आपको शरीर को कैसे ठीक किया जाए, उसके ऊपर बहुत बढ़िया गोष्ठी का आयोजन है। तो आधा घंटे बाद आपको उसके साथ जोड़ दिया जाएगा। आइए 3 बार करेंगे ओम ध्वनि, 1 बार करेंगे गायत्री मंत्र। गहरा लंबा श्वास लीजिए।
वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोलेंगे, पांव को सीधा करें, हल्का सा विश्राम लें। बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएं। खड़े हो जाएंगे। अब करेंगे ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाएं। अब दोनों हाथ अपने सर के ऊपर रखें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने एड़ियों को और भुजाओं को ऊपर से ऊपर उठाएं। खींचें ऊपर से ऊपर। पूरे शरीर का वजन पंजों के ऊपर। लगातार एड़ियां हवा में। रुकेंगे रुकेंगे रुकेंगे। बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को नीचे करें, हाथ को नीचे लें, थोड़ा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास। कटी चक्रासन। दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी, दोनों भुजाएं सामने, कंधे की सीध में। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को गर्दन सहित राइट साइड में लेकर जाएं। राइट साइड में जाएं, गर्दन सहित भुजाओं को। पाँव में कंधों के समान दूरी, बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए। हाथ लटके नहीं, हाथ को लगातार सीधा रखें। गर्दन भी साथ साथ घूमे। धीरे धीरे सामने लेकर आए। अब लेफ्ट साइड में घूम जाएं। लेफ्ट में गर्दन भी साथ साथ घूमेगी। पंजे अपनी जगह से ना हिलें। सामने लेकर आए। फिर से राइट साइड में जाएं। राइट में घूमें। बहुत बढ़िया। कटी भाग प्रभाव में करिए करिए करिए। धीरे धीरे सामने। और अब लेफ्ट साइड में आए। कलाई बिल्कुल सीधी, दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। हथेली को तिरछा रखें, तान के रखें। धीरे धीरे आएंगे वापस। सामने से तानते हुए नीचे आ जाएं। हल्का विश्राम ले लें। 5 बार उठक बैठक करेंगे। पांव मिलाकर करें, अन्यथा खोलकर करें। क्षमता को ध्यान में रखकर करें। 1, बैठिए, उठक बैठक, वापिस। 2, फिर से बैठिए, वापिस, फिर से बैठिए। 3, वापिस। 4, बैठेंगे, वापिस। 5, अब की बार रुकेंगे थोड़ा। सामान्य श्वास, चेहरे पर प्रसन्नता, रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी, एड़ी आसन पर, वापिस। थोड़ा विश्राम ले लें। रिलैक्स। आज जैसे कि विशेष कक्षा है, जल्दी से आसनों का अभ्यास करवाया जाएगा, फिर बहुत बढ़िया प्रोग्राम से आपको जोड़ दिया जाएगा। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। एड़ियों को मिला लें, दोनों पंजों को खोल दें। आसन के अगले हिस्से पर दोनों हाथ शरीर के साथ। पहली स्थिति में आएंगे।
प्रणाम मुद्रा। होठों पर मंद मंद मुस्कान, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान केवल और केवल सुंदर प्रभाव पर। आइए भगवान सूर्य का आह्वान करें मंत्रोच्चारण द्वारा। पहले मेरी आवाज सुने, फिर मिलकर बोलेंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। हल्का सा गर्दन सहित कंधों का दबाव पीछे। बहुत बढ़िया बेटा। आज निशी हमारे साथ जुड़ी है। बहुत सुंदर इनकी साधना। पहले भी इन्होंने कई बार हमारे कक्षा में डेमो दिया है। राजस्थान से बिलोंग करती हैं। पूरे परिवार की योग में विशेष रुचि। गहरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें, कमर से झुकें। दोनों थैलियां आसन पर लगाने की कोशिश। माथा घुटने के निकट, घुटना बिल्कुल भी बैंड ना हो। कोशिश जरूर करें। बहुत बढ़िया बेटा। अब दोनों हथेलियां आसन पर जमाकर राइट पांव को अधिकाधिक पीछे लेकर जाएं। पीछे लेकर जाएं राइट पांव को, जितना पीछे ले जा सकते हैं। कमर को नीचे की ओर दबाएं, गर्दन को पीछे की ओर उठाएं। बहुत बढ़िया। अब दूसरी टांग को भी लेकर जाएं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पर्वताकार स्थिति, ठुड्डी कंठकुंभ में, शरीर वी शेप में, एड़ी आसन पर लगाने की कोशिश। सामान्य श्वास में रुकें। बहुत बढ़िया। पांचों उंगलियां मिली हों। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल। पूरा शरीर एक लाइन में ले आए और सामान्य श्वास में रुकें। कंधों में मजबूती। कंपन की प्रॉब्लम दूर होगी। चेहरे पर लगातार प्रसन्नता का भाव हो। रुकिए रुकिए रुकिए। यहीं से आएंगे अष्टांग प्रणाम में। पहले घुटने लगाएं, फिर चेस्ट लगाएं, फिर फोरहेड। अष्टांग प्रणाम। अनाहत चक्र प्रभाव में। हथेलियों पर दबाव देंगे और आगे से धड़ को उठा देंगे। थाई लगातार नीचे की ओर प्रेशर बनाएंगे। तिर्यक भुजंग आसन, पीछे से पंजे मिले हुए, पंजे खड़े हुए, घुटने मिले हुए। पंजों को खड़ा रखना है। रुकिए रुकिए रुकिए। कमर के दोष समाप्त होते हैं। पीठ की मांसपेशियों में विशेष खिंचाव आता है। बहुत बढ़िया बेटा। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे बिना घुटने का सहारा लिए। एक बार फिर से एड़ियों को आसन पर लगाने की कोशिश करेंगे। एड़ी को फिर से आसन पर लगाएंगे। करिए करिए करिए। एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठकुंभ में। सामान्य श्वास में रुकें। शरीर को वी शेप में। श्वास भरते हुए राइट लेग को आगे ले आइए। उन्हें कमर नीचे की ओर, गर्दन पीछे की ओर, माथा आकाश की ओर, पूरी हथेली आसन पर। स्वादिष्ठान चक्कर प्रभाव में है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। सभी लोग करते रहें। दूसरी टांग भी आगे। दूसरी टांग भी आगे आएगी। फिर से एक बार। माथा घुटने के निकट, घुटना बिल्कुल सीधा, 20 उंगलियां एक लाइन में। रुकेंगे रुकेंगे, फायदा रुकने से ही होगा। रुकिए रुकिए रुकिए। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करें। धीरे धीरे कमर को सीधा करें।
थोड़ा सा कंधों का प्रेशर पीछे बनाएंगे, गर्दन भी पीछे, करिए करिए करिए। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। होठों पर मुस्कान, शरीर में आई हुई ऊर्जा को महसूस करें। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। यहीं से आसन पर बैठ जाएंगे और वज्रासन में विश्राम लेंगे। वज्रासन में बैठ जाएं जी। वज्रासन में बैठेंगे, मुख सामने की ओर। वज्रासन में बैठिए। सामान्य श्वास, होठों पर मुस्कान, आंखें बंद। अपने आप को बिल्कुल सामान्य कर लें। जैसे कि आपको बताया गया है, आज हमारी एक दूसरी विशेष क्लास, उसको आपके साथ जोड़ दिया जाएगा। इसी लिंक से आप इसी के साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बढ़िया, उसमें आपकी ज्ञान की वृद्धि होगी, शरीर के बारे में पता लगेगा और हमारे बच्चे प्रियल भी, प्रज्ञा भी, जिज्ञा भी और सिमरन भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही है बहुत बढ़िया से। और भी उसमें हमारे को दूसरे बच्चों का भी पार्टिसिपेशन मिलेगा। 7:30 तक वो क्लास रहेगी, तो 6:20 तक हमारी क्लास चलेगी। फिर उसके बाद उसी क्लास से आपको जोड़ दिया जाएगा। उष्टासन, जल्दी से घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं, घुटनों पर खड़े हो जाएं और दोनों घुटनों में कंधों के समान दूरी, दोनों पांव में भी कंधों के समान दूरी। दोनों हाथ रीढ़ पर लगाएं, चारों उंगलियां नाभि की ओर, अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर झुकें। कमर से झुकना है, हिप्स पीछे ना जाएं। जिनकी कमर बिल्कुल दोहरी हो गई हो, अपने हाथों से अपने तलवों को स्पर्श कर लें, अन्यथा इसी अवस्था में रुकें। सामान्य श्वास में रुकें। बहुत बढ़िया बेटा, निशी बेटा, बहुत अच्छी स्थिति। देखिए कितनी बढ़िया स्थिति है, चौकोर स्थिति बनी हुई है। कमर के दोष समाप्त हो रहे हैं। रुकिए 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 रुकिए, फायदा रुकने से ही होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कमर के लिए विशेष आसन है ये। धीरे धीरे आएंगे वापिस, आराम से वापिस आएंगे, झटके से नहीं आएंगे। पुनः वज्रासन में बैठे, विश्राम, सामान्य श्वास। यहीं से पेट के बल आ जाएंगे, पेट के बल आ जाएं। शिथिल आसन, राइट साइड में शिथिल आसन में आ जाएं, पेट के बल। अब हम करेंगे धनुरासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, माथा पृथ्वी पर, माथा पृथ्वी पर। अब दोनों पांव को एक साथ मोड़ें, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ें, दोनों पांव को मोड़कर टखनों को पकड़ लें और श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को उठाएं, श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठाएं। रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रयास। रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत बढ़िया, कमर के लिए बहुत बढ़िया स्थिति है। पेट का मोटापा दूर होगा, कंधों में मजबूती आएगी, थाई की चर्बी कम होगी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस, आराम से वापिस आए। पीठ के बल विश्राम ले लें, कमर के बल आ जाए। राइट करवट लेकर पीठ के बल विश्राम, कमर के बल आ जाइए। सामान्य श्वास, आंखें बंद। दोनों हाथ अपने सर के नीचे रखें,
उंगलियों को क्लैंप करके सर के नीचे अपने दोनों हाथों को रखें, दोनों पाँव के पंजे मिलाएं, एड़ी पंजे मिलाएं। श्वास भरते हुए दोनों पांव बांधते हुए ले चलें 90 डिग्री पर आकाश की ओर, धीरे धीरे आकाश की ओर ले चलें दोनों पांव 90 डिग्री पर, पंजे आकाश की ओर तानिए, तानिए तानिए तानिए। धीरे धीरे वापस लेकर आए, आराम आराम से वापस लेकर आए, पटकेंगे नहीं। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा प्रयास है। अब एक दो तीन बार इसको फिर से करें, अपनी क्षमता के हिसाब से ऊपर लेकर जाएं, फिर नीचे लेकर आए। तानिए तानिए तानिए, करते जाएं, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करते जाएंगे। करिए 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 करिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अभ्यास कर रहे हैं, करते जाइए। दो तीन आवृत्तियां जब पूरी हो जाए तो उसके बाद विश्राम, सामान्य श्वास। मरकट आसन का अभ्यास करेंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, आज का आखिरी आसन रहेगा। दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ें, शरीर के निकट ले आए एड़ियों को, दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाएं, दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाकर, और अब दोनों घुटने ले जाएं राइट साइड में, गर्दन ले जाएं लेफ्ट साइड में। करेंगे जी, करेंगे। बहुत बढ़िया, हाथ भुजाएं खिंची हुई हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में आए। पुनः एक बार श्वास भरते हुए दोनों घुटने लेकर जाएं लेफ्ट साइड में, गर्दन लेकर जाएं राइट साइड में, घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, भुजाएं खिंची हुई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, दोनों पाँव को सीधा करें, रिलैक्स, सामान्य श्वास। हाथों को आगे ले लें, रिलैक्स करें। आइए पवन मुक्त आसन का और अभ्यास कर लेते हैं जल्दी से। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं, राइट पांव को मोड़ें, दोनों हाथों से घुटने को क्लैंप कर लें, घुटने को पकड़ लें। गहरा श्वास भरें, घुटने के नीचे से पकड़ें, गहरा श्वास भरकर घुटने से थाई से पेट को दबाएं, पेट पेट को दबाएं, घुटने के बाहर से पकड़े बेटा, जैसे पहले पकड़ रहे थे। हाँ, दबाइए घुटने से, थाई को दबाइए, पंजे को दूसरे पंजे को भी तानिए। श्वास छोड़ते हुए माथा घुटने के निकट ले चलें, माथा घुटने के निकट, सामान्य श्वास में रुकें, शरीर को टिल्ट ना करें। रुकिए रुकिए रुकिए, श्वास भरते हुए गर्दन वापिस, श्वास छोड़ते हुए पांव सीधा।
पाँव को सीधा कर दें। अब लेफ्ट पाँव को मोड़ें, दोनों हाथों से क्लैंप करें, गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए ना ले चलें माथे पेट के निकट, छाती के निकट, दबाइए। अब श्वास छोड़ते हुए माथा भी आ जाए, माथा घुटने से लगाने का प्रयास, दूसरा पाँव सीधा, धीरे-धीरे आएँगे वापिस, श्वास छोड़ते हुए पाँव भी सीधा, रिलैक्स। दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़ें, दोनों हाथों से पाँव के घुटनों को क्लैंप करें, पंजे तानें, घुटनों से पेट को दबाएँ, दबाइए पेट को, पहले पेट को दबाएँ और दबाएँ और अब श्वास छोड़ते हुए माथा ले चलें दोनों घुटनों के बीच में, सामान्य श्वास में रुकें, शरीर की छोटी-सी गठड़ी, रुकिए, रुकिए, रुकिए। बहुत बढ़िया बेटा, निशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। योग में विशेष रुचि, पढ़ाई में भी बहुत बढ़िया कर रही हैं। श्वास भरते हुए गर्दन वापिस, श्वास छोड़ते हुए पाँव सीधा, रिलैक्स। सामान्य श्वास में शवासन, दोनों पाँव में सुविधाजनक दूरी, हथेली का रुख आकाश की ओर, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएँ, सामान्य श्वास। ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रतिदिन हम योग से जुड़े रहें, कल भी जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे। कल हमारी क्लास जैसे रूटीन में होती है, पौने 6 से 7 बजे तक रहेगी। आज हमारी विशेष क्लास है। अभी आपको 5 2-3 मिनट के बाद दूसरी क्लास के साथ जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पे बहुत बढ़िया गोष्ठी का आयोजन चल रहा है। राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएँ। चलिए जी, आज निशी हमारे साथ है। तो आइए एक मस्ती भरी हँसी हो जाए निशी के साथ, सब मिल कर के हँसेंगे। आज की अंतिम आवृत्ति। शांत, आँखें बंद, सामान्य श्वास, छोटा-सा प्राणायाम और करते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पे जोड़ा जाएगा। रीढ़ गर्दन सीधी रखें, होठों पर मुस्कान, पद्मासन अगर लगा पाएँ ज़रूर लगाएँ अथवा सुखासन। अनुलोम-विलोम प्राणायाम, दाएँ हाथ की बनाएँ प्राणायाम मुद्रा, लेफ्ट हैंड को रखें ज्ञान मुद्रा में, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका हटाते हुए लेफ्ट साइड से श्वास को भरें, राइट साइड से धीरे-धीरे श्वास को बाहर करें, फिर राइट साइड से श्वास को भरें और लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर करें। सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएँगे। लगातार रीढ़ गर्दन सीधी रहेगी, होठों पर मुस्कान रहेगी। करते जाएँ जी।
बहुत बढ़िया। अगर समझ में ना आए, निशी को देख लें। इतनी बढ़िया, सुंदर साधना। देखिए, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है, चेहरे पर प्रसन्नता है, पद्मासन लगा हुआ है, बायाँ हाथ ज्ञान मुद्रा में है। बहुत ही बढ़िया स्थिति। करते जाएँ जी। बाएँ से भरना, दाएँ से छोड़ना, दाएँ से भरना, बाएँ से छोड़ना। जो साधक हमारे से जुड़े हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए जो बाद में जुड़े हैं, आज हमारा आसन का, प्राणायाम का समय थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि एक आपको विशेष गोष्ठी के साथ जोड़ा जाएगा थोड़ी देर में, जिसमें हमारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 7:30 बजे तक वो प्रोग्राम चलेगा। उस गोष्ठी को सुनते हुए आप वज्र आसन में बैठें, अपने आसनों का भी अभ्यास कर लें या ध्यान में बैठें और सुनते भी रहें, देखते भी रहें कि हमारा प्राणायाम थोड़ी देर में खत्म करेंगे और फिर आपको दूसरी क्लास से जोड़ेंगे। बाएँ से भरना, दाएँ से छोड़ना, दाएँ से भरना, बाएँ से जोड़ना। करते जाएँ जी। बाईं ओर से श्वास छोड़ते हुए धीरे-धीरे आवृत्ति को पूर्ण करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, सामान्य श्वास। होठों पर मुस्कान, रीढ़ गर्दन सीधी, प्रभाव को महसूस कीजिए। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, उन्हें कमर गर्दन सीधी है। धीरे-धीरे श्वास को बाहर निकालिए। आनंद पूर्वक श्वास को भर लीजिए। मूल बंद लगा लीजिए और शक्ति लगाकर दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकें। नेचुरल रूप से श्वास को आने दें। पुनः श्वास को बाहर फेंकें। श्वास को छोड़ने में शक्ति लगाएं। श्वास को भरने में बिल्कुल भी प्रयास ना हो। करते जाएं जी। मूल बंद भी लगाएं। निष्कासन अंगों को संकुचित कर लेना मूल बंद कहलाता है। करते जाएं जी सब लोग। बहुत बढ़िया। करिए, करिए, करिए। पेट का मोटापा कम करेगा, हृदय स्वस्थ रहेगा, चेहरे पर ओज आएगा, माइंड हमारा शार्प बनेगा। बहुत ही प्रभावशाली प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। करते जाएं। चेहरे पर तनाव ना आए। जिस वक्त श्वास को छोड़ें, उसी वक्त पेट को भी अंदर खींचें। बहुत बढ़िया निशी बेटा, बहुत सुंदर। करेंगे जी, करेंगे।
करते जाएं, करते जाएं। करिए, करिए, करिए। 2-3 मिनट तो कम से कम अभ्यास करें अपनी व्यक्तिगत साधना में। 5 मिनट, 7 मिनट अभ्यास करें। नए साधक जिनको थकान महसूस हो, बेचैनी हो, बीच में विश्राम करके दोबारा जुड़ें। करिए, 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 फ़ायदा करने से ही होगा। कपालभाति प्राणायाम सभी योग गुरुओं का फ़ेवरेट प्राणायाम। निशी हमारे साथ बहुत सुंदर डेमो देती हुई। अधिकाधिक श्वास को बाहर निकालें। आवृत्ति को पूर्ण करें। सामान्य श्वास, बंद आँखों में प्रभाव को महसूस करें। देखें कैसा महसूस कर रहे हैं आप। पेट हमारा हल्का हुआ, मुलायम हुआ। पूरे शरीर में प्रसन्नता, मंद-मंद मुस्कान होठों पर। लगातार रीढ़ गर्दन सीधी। आइए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आगे की दोनों उँगलियां आँखों पर ढक लें। नीचे की दोनों उँगलियां होठों पर रखें। दो उँगलियां दोनों साइड की, दो उँगलियां लेफ्ट आइज पर, दो उँगलियां राइट आइज पर, दो-दो उँगलियां होठों पर। 5 आवृत्तियां करेंगे। मधुर गुंजन करेंगे, मूल बंद लगाकर, जीवा को तालू से लगाकर करेंगे। भरें गहरा श्वास, अंगूठों से कान को बंद करके 5 आवृत्तियां प्रारंभ करें। आवृत्ति को पूरा करते हुए आएंगे वापिस। उन्हें हाथ ज्ञान मुद्रा में, सामान्य श्वास, आंखें बंद, मस्तिष्क पर आए हुए सुंदर प्रभाव को महसूस करें। तनाव को दूर करने वाली क्रिया, अनिद्रा रोग को खत्म करने वाली क्रिया, माइंड को शार्प करने वाली क्रिया। मुस्कुराते हुए सामान्य श्वास, हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी। आइए
कुछ देर ध्यान का अभ्यास करते हैं, फिर उसके बाद आपको विशेष कक्षा के साथ जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पर हमारे बच्चे विशेष पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। शरीर विज्ञान के बारे में विशेष जानकारी हमें उपलब्ध होगी, उसको सुनते हुए आप अपनी साधना भी जारी रखेंगे। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें अथवा ज्ञान मुद्रा में ही रहें। सुंदर ओम की ध्वनियाँ करेंगे, पूरे परिवार के साथ मिलकर करेंगे, मेरी आवाज़ के साथ मिलकर करेंगे। भरेंगे श्वास। शांत, शांत भाव से बैठें, मन ही मन जाप चलता रहे। चलिए, अपनी साधना को आज विराम देते हैं और आज आपको गोष्ठी के साथ जोड़ते हैं।
गोष्ठी में आप जुड़ेंगे, पूरा समय तक जुड़ेंगे, शांति पाठ गोष्ठी में ही करके जाएँगे। तो अभी आपको जोड़ा जा रहा है जहाँ पर हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। तो ज़रूर आप शामिल होंगे। मेरा नाम प्रियल है और मैं वेस्ट एन्क्लेव जिला से हूँ। आज मैं हृदय के बारे में बताना चाहूँगी। अक्सर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमारी कलाई पे हाथ रखकर हमें यह बता देते हैं कि हमारा हृदय अच्छे से कार्य कर रहा है या नहीं। क्या हृदय के अच्छे से कार्य करने के बारे में जानना इतना आसान है? हृदय रक्त को धमनियों में पंप करता है। पंपिंग से धमनियों में एक स्पंदन ध्वनि उत्पन्न होती है। डॉक्टर कलाई पे हाथ रखकर उस धमनी को प्रेस करके उस स्पंदन गति का निरीक्षण करते हैं, जिसे हम पल्स कहते हैं। हमारी पल्स धड़कन से उत्पन्न होती है। तो पल्स की गणना करने से हमको हार्ट बीट की गणना की जा सकती है। एक मनुष्य की साधारण हार्ट बीट 72 से 80 हार्ट बीट प्रति मिनट होती है। अगर हम हमारे हृदय की बनावट के ऊपर जाएं, तो हमारा हृदय कार्डियक मसल से बना होता है, जो कि एक लयबद्ध गति से विस्करण और संकोचन कर रहा होता है। इस लयबद्ध संकोचन और विस्तरण को हम हार्ट बीट यानी हृदय स्पंद कहते हैं। हमारा हृदय एक मुट्ठी के आकार का होता है, जिसका वजन लगभग 225 से 340 ग्राम होता है। हमारा हृदय छाती के बीच में स्थित होता है और हमारा हृदय बाईं ओर झुका होता है। हमारा हृदय रिबकेज से सुरक्षित होता है। हमारा हृदय 2 मंजिला होता है, जिसमें 4 कक्ष होते हैं, ऊपर के 2 कक्ष और नीचे के 2 कक्ष। ऊपर के 2 कक्ष कहलाते हैं राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल। नीचे के 2 कक्ष कहलाते हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। दोनों के बीच के दरवाजे को हम वॉल्व कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा हृदय कार्य कैसे करता है। पूरे शरीर से 2 मेन शिराएं हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अस्वच्छ रक्त हमारे राइट ऑरिकल में पहुंचाता है, जहां से यह राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। राइट वेंट्रिकल से यह पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद ये यहाँ से स्वच्छ होकर वापस पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचता है। लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचने के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से यह रक्त पंप होकर पूरे शरीर में एक मेन आर्टरी के द्वारा पहुंचता है, जिसका नाम है आर्टा। हमने ये देखा कि हमारे हृदय का मेन कार्य होता है रक्त को पंप करना और पूरे शरीर में पहुंचाना। तो हृदय के खराबी के लक्षण हमें तब दिखते हैं जब इस रक्त का बहाव रुकने लगता है। जब हमारे हृदय की आर्टरीज में और वॉल्व्स में रक्त का बहाव रुकने लगता है, तो उसे हम ब्लॉकेज कहते हैं। ब्लॉकेज के सिम्टम्स होते हैं छाती में दर्द होना, हृदय में दर्द होना, हाथ पैरों का सूज जाना, पूरे हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल खराब होने से हमारा ब्लड है, क्योंकि इसीलिए मौत हो जाती है क्योंकि वे टाइम से अस्पताल नहीं पहुंच सकते। पर आज के समय में हृदय संबंधित रोगों का उपचार होना सबको मालूम है। थोड़ा-सा बदलाव अगर हम अपनी जीवन शैली में लाएँ, थोड़ा-सा बदलाव अगर हम अपने खान-पीन में और दिनचर्या में लाएँ, तो हम हार्ट संबंधित रोगों से ठीक हो सकते हैं। खान-पीन में थोड़े बदलाव, जैसे कि मैदा ना खाना, तला हुआ खाना ना खाना, हरी सब्जियाँ, फलों को ज़्यादा खाना, ये सब करने से हमको हार्ट संबंधित डिजीजेस नहीं हो सकती। और जो इंसान हार्ट संबंधित डिजीज से जूझ रहा हो, अगर वह लौकी का जूस पिए, तो लौकी का जूस पीना तो एक रामबाण उपाय है। दूसरी चीज आती है प्राणायाम करना। प्राणायाम जैसे कि अनुलोम विलोम करना दिन में 2 बार
अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हार्ट की ब्लॉकेज खुलने लगती है और हमारा हार्ट नेचुरल तरीके से ठीक होने लगता है। अगर एक स्वस्थ आदमी प्राणायाम जैसे कि कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम एक मध्यम गति से करता रहे तो उसे कभी भी हार्ट रिलेटेड डिजीजेस नहीं होती। अगर हम अपने दिनचर्या में डेली प्रतिदिन हम योगाभ्यास करें तो हमें कभी भी हार्ट रिलेटेड डिजीजेस नहीं हो सकती। आसन जैसे कि गोमुख आसन, पश्चिमोत्तान आसन, सर्वांग आसन का डेली अभ्यास करने से हमें कभी भी हार्ट समस्या नहीं हो सकती। इस चीज के लिए मैं भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद करना चाहूंगी कि वे हमें ऐसे प्राणायाम और आसन डेली प्रतिदिन सिखाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रियल बेटा, मन गदगद कर दिया। हमारे पहले ही युवा वक्ता ने मन वाकई प्रसन्न कर दिया, गदगद कर दिया। हृदय क्या है, कैसे कार्य करता है, कैसे इसे बढ़िया रखें, कैसे योग के माध्यम से इसे बढ़िया रखें। और ये हमारे वो बच्चे हैं जो आने वाले और बच्चे भी आपको दिखाई देंगे कि जो बच्चे काफ़ी समय से, जब से हमने युवा कक्षा प्रारंभ की थी तब से किशोर कक्षा से लगातार जुड़े हुए हैं। और बहुत अच्छा लगा प्रियल सुन के आपकी इस भावना को, आपके विचारों को। चलिए हम एक और नए युवा वक्ता के पास चलते हैं, आयुष के पास। आयुष। नमस्कार, मेरा नाम आयुष गुप्ता है। मैं 11वीं क्लास का छात्र हूँ और रानीबाग जिले से हूँ। मेरा विषय है मस्तिष्क। क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ पा रहे हैं? यदि हाँ, तो ये केवल और केवल आपके मस्तिष्क के ही कारण। हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर का एक बहुत ही जटिल अंग है जो हमें सोचने समझने की शक्ति देता है, साथ ही साथ हमारी छोटी से छोटी गतिविधि को भी नियंत्रित करता है। हमारे मस्तिष्क का वजन 1300 से 1500 ग्राम के बीच होता है और ये 60% फैट से बना होता है। हमारे मस्तिष्क को 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला है अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन। जो हमारा अग्र मस्तिष्क है उसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रमस्तिष्क और दूसरा है डायंसिफिलॉन। जो हमारा प्रमस्तिष्क है वो हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और ये हमें सोचने समझने की शक्ति देता है। हमारे जो प्रमस्तिष्क है उसे 2 गोलार्धों में बांटा जा सकता है। गोलार्ध यानी कि हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर जो हमारे शरीर के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है और ये हमारी गणित और लिखावट के लिए जिम्मेदार है। दूसरा लेफ्ट हेमिस्फीयर, दूसरा राइट हेमिस्फीयर जो हमारे शरीर के लेफ्ट पार्ट को नियंत्रित करता है और ये हमारी रचनात्मकता और कलात्मकता के लिए जिम्मेदार है। इन गोलार्धों को 4 पालियां यानी कि लोब्स में बांटा जा सकता है। पहली है फ्रंटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब और पेरिएटल लोब। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वह अग्र प्रमस्तिष्क की सतह को कहा जाता है और इसमें 16 से 16 अरब न्यूरॉन होते हैं। डायंसिफिलॉन, डायंसिफिलॉन हमारे अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग है और इसे 4 भागों में बांटा जा सकता है। थैलमस, हाइपोथैलमस, सबथैलमस और एपिथैलमस। जो हमारा हाइपोथैलमस है वो हमारे नर्वस सिस्टम को हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से जोड़ता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसे जो हार्मोन सिक्रीट करता है जो हमारे अन्य अंगों के कार्यों को प्रभावित करता है। थैलमस हमें दर्द, तापमान, ठंडे गर्म का बोध कराता है। पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करती है जो कि हमारे सोने जागने का नियमन करती है। मस्तिष्क स्तंभ, जो हमारा मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क मिलकर मस्तिष्क स्तंभ बनाते हैं। मध्य मस्तिष्क हमारे अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को जोड़ता है। पश्चिम मस्तिष्क यानी कि हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, पॉन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला। जो पॉन्स है वो हमारे प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम और अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम को जोड़ता है। जो सेरिबेलम है यानी कि अनुमस्तिष्क वो हमारी सटीकता, एकाग्रता और संतुलन को नियंत्रित करता है। मेड्यूला, जो हमारा मेड्यूला है वो हमारे इनवॉलेंटरी फंक्शंस जैसे कि रक्तचाप, हमारी धड़कन, हमारी श्वसन क्रिया को प्रभावित करता है और यही आगे चलकर हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो फॉर्म करता है। अब हमारे मस्तिष्क
और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसे सुरक्षित करने के लिए सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, जो हमारे मस्तिष्क की जो खोखली कैविटीज हैं उनमें बहता है। और हमारा मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड मेनिंजेस की 3 परतों से सुरक्षित रहता है। पहली है ड्यूरा मैटर, दूसरी है एरेक्नॉइड मैटर और तीसरी है पाया मैटर। जो एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में जो खोखली जो कैविटी है उसे सब एरेक्नॉइडल कैविटी कहते हैं और उसी में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। अब हमने जाना कि हमारे मस्तिष्क की बनावट कैसी है, लेकिन मस्तिष्क से जुड़ी कुछ बीमारियां भी हैं, जैसे कि डिप्रेशन। हम सुनते आ रहे हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वे डिप्रेशन से पीड़ित है, लेकिन डिप्रेशन क्या है? ज्यादा से ज्यादा तनाव, अधिक से अधिक तनाव, जिससे हमें बचना चाहिए। दूसरी है एल्जाइमर यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी, और तीसरी है पार्किंसन। जब हमारे मस्तिष्क की कोई नस दब जाती है तो उसे मेडिकल भाषा में पार्किंसन कहा जाता है। इन सभी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है चिकित्सक और दवाइयों के द्वारा, लेकिन इनका एक रामबाण इलाज है योग। नित्य और प्रतिदिन योग करने से हम इन बीमारियों से कोसों दूर रह सकते हैं। हमें अपने योगाभ्यास में आसन जैसे कि हलासन, भुजंगासन और पद्मासन करने चाहिए, जो हमारे मस्तिष्क की नियंत्रण शक्ति बढ़ाता है। और प्राणायाम जैसे कि भ्रामरी प्राणायाम, जो हमारे मस्तिष्क की हर एक नस को प्रभावित करता है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो कि हमारे मस्तिष्क तक ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे, लेकिन हमारा जो शरीर में 20% खून और ऑक्सीजन है वो केवल और केवल हमारे मस्तिष्क द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही हमें पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, जैसे कि हरी फल सब्जियां जैसे कि साग और पालक। इसी के साथ साथ हमें फल भी बहुत खाने चाहिए, और हमें ड्राई फ्रूट्स जैसे कि अखरोट, बादाम, किशमिश खाने चाहिए। हमें कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी चाहिए। ज्यादा नींद से जो हमारा जो ब्रेन है वो स्लो हो जाता है, और कम नींद से हमारे जो एंजाइटी है वो बढ़ती है। हमें लाफ्टर थेरेपी करनी चाहिए। लाफ्टर थेरेपी यानी कि हसन क्रिया। हसन क्रिया से हमारे मस्तिष्क से तनाव दूर होता है और डिप्रेशन जैसी बीमारियां हमसे कोसों दूर रहती है। अंत में मैं भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे योग से जोड़ा। धन्यवाद। वाह आयुष वाह, तूने ब्रेन पे क्या बोला यार, तुम तो हमारा ब्रेन हिला डाला। बहुत सुंदर। आप नवीन जी के सुपुत्र हैं आयुष जी। आयुष, बहुत सुंदर आपने वक्तव्य रखा। योग संस्थान की एक्टिविटियों में इतनी रुचि लेते हो आप कि योग संस्थान की एक्टिविटीज में इतनी रुचि लेते हो आप कि मन गदगद हो गया। और मुझे लगता है कि मैं भारती जी को इनवाइट करूं, और भारती जी आप बोल लीजिए जितना खुल के बोलना है आपने। मुझे लगता है इस बार हमने 11 में से 3 वयस्कों को चुना, बड़ों को चुना। अगली बार शायद बड़ों का नंबर ना आ पाए, इतनी होड़ लगी हुई है, मुझे ऐसा लगता है। तो भारती जी आए, भारती जी, भारती मनचंदा। मैं भारती मनचंदा, रानीबाग जिला, आज आपके समक्ष हृदय रोग और उसके उपचार पर विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। हृदय हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारी सहयोगी ने आपको बताया है इसके आकार के बारे में। यह मुट्ठी के आकार का होता है और दोनों फेफड़ों के मध्य में होता है। हृदय हमारे शरीर में एक पंप की तरह कार्य करता है। इस पंप से रक्त सारे शरीर में पहुंचता है और लौटकर वापस आता है। हृदय में रक्त को लाने और बाहर ले जाने के लिए कुछ पाइप्स या ट्यूब्स होती हैं, जिन्हें हम रक्त वाहिका अर्थात ब्लड वेसल्स के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं हृदय रोग कितने प्रकार के होते हैं। वॉल्व में डिफेक्ट होना, पेसमेकर में डिफेक्ट होना, हार्ट में छेद होना या हार्ट अटैक होना, ये सभी हृदय से संबंधित बीमारियां हैं। आज के दौर में हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा दुनिया भर के लिए एक बड़ी जानलेवा बीमारी है और बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, जिसकी वजह से आज करोड़ों लोग मर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में हार्ट अटैक की समस्या कम उम्र के लोगों में भी देखने को मिल रही है, जिसका मुख्य कारण है उनकी जीवन शैली, लाइफस्टाइल। आइए जानते हैं हार्ट अटैक वास्तव में है क्या।
जब हृदय की मांसपेशियों के साथ ऑक्सीजन पहुंचाने वाली रक्त वाहिकाएं यानी कि ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं, तब दिल का दौरा अर्थात हार्ट अटैक पड़ता है। आसान शब्दों में समझा जाए तो जैसे नाली में कूड़ा करकट इकट्ठा होता रहता है और नाली ब्लॉक हो जाती है, इसी प्रकार हमारी ब्लड वेसल्स में धीरे धीरे ब्लॉकेज होती है, जिसके कारण आपको हार्ट अटैक पड़ सकता है। हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति में आप कुछ लक्षण हैं जो देख पाएंगे। यदि छाती में दर्द है तो यह हृदय रोग का लक्षण हो सकता है। तेज पसीना आना, सांस लेने में तकलीफ होना, हाथ पैरों का ठंडा पड़ जाना। और यदि छाती में दर्द आपके बाएं कंधे से होता हुआ बाजू तक आता है तो आप समझिएगा कि यह हृदय रोग का मुख्य लक्षण है। बिना समय को व्यर्थ किए हुए आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मानव जीवन बहुत अमूल्य है, यह विचार कर रखिए। आइए जानते हैं कि हृदय रोग किन कारणों से होता है। मुख्य कारण तो ब्लड वेसल्स का ब्लॉक होना है, परंतु कई बार यदि पेरेंट्स को, माता पिता दोनों को हृदय की कोई बीमारी है तो इस बच्चों में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए बच्चों को अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आपके ब्लड में शुगर का लेवल ज्यादा है या आप स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, निष्क्रिय जीवन जीते हैं, मोटापे के शिकार हैं, हाई बीपी है, तब भी आप इस रोग का शिकार हो सकते हैं। आइए जानें कि क्या क्या करना चाहिए जिससे आप इस रोग से दूर रह सके। सबसे महत्वपूर्ण है डाइट यानी कि भोजन। हमें अपने भोजन पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। खाना जो आप खाते हैं उसमें दो तरह से चर्बी हमारे शरीर में जाती है। एक है कोलेस्ट्रॉल और दूसरी है ट्राइग्लिसराइड। ये दोनों हमारे ब्लड में जाती हैं, फिर हार्ट की ट्यूब में जाकर उसको ब्लॉक कर देती हैं। तो हमें इन दोनों के सेवन को बंद करना होगा। कोलेस्ट्रॉल मिलती है एनिमल फूड से, हमें हर तरह का मीट बंद करना होगा। दूध भी एक एनिमल प्रोडक्ट है, इसे मलाई निकालकर इसका प्रयोग करें अथवा टोन्ड दूध का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा है ट्राइग्लिसराइड, यह एक तरह का तेल है। प्रयास करें रसोई कम तेल में लेना बंद। खाने में विशेष रूप से ध्यान देना होगा। साबुत दालें खाएं, मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल कीजिए, सलाद और रायते का सेवन करें। कम से कम 2 या 3 फल अवश्य खाइए। प्रोसेस्ड फूड, पिज्जा, केक, बेकरी आइटम, डीप फ्राई फूड, इनसे दूरी बना लें। दिन की शुरुआत नींबू पानी के साथ करें। आंवले का, गाजर का प्रयोग बहुत अधिक लाभकारी है। और चाय के स्थान पर अमृत पेय का प्रयोग करें। और यदि हृदय रोग है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो भारतीय योग संस्थान द्वारा अर्जुन छाल प्रोवाइड की जाती है, इसका प्रयोग कीजिए, आपको अत्यधिक लाभ होगा। अर्जुन छाल को लेना कैसे है? 1 ग्लास पानी में आप आधा चम्मच अर्जुन छाल डालिए, इसे अच्छे से उबाल लीजिए। जब ये आधा रह जाए तब इसका सेवन कीजिए। दूसरे स्थान पर है योगाभ्यास। प्रतिदिन योगाभ्यास करने से आप हृदय रोग से दूर रह सकते हैं। योग के फायदे गिनाने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। एक बीमारी नहीं है, अनेक बीमारियों से आपको दूर रखता है। योग करने से हमारे शरीर में ब्लड प्रॉपरली सर्कुलेट हो जाता है, आपके शरीर के वजन को नियंत्रण में रखता है, आप मोटापे का शिकार नहीं होते हैं। कुछ विशेष योगासन हैं जैसे कि ताड़ासन, मरकट आसन, उष्टासन, शलभासन, भुजंगासन, शवासन, जो हृदय रोगी के लिए विशेष रूप से लाभकारी हैं। एक विशेष बात का ध्यान रखिएगा, आसन करते समय किसी भी आसन में श्वास को नहीं रोकना है। हृदय रोगी के लिए विशेष रूप से ध्यान रखें। तीसरे स्थान पर है प्राणायाम। प्राणायाम के अभ्यास से हमारे शरीर में रक्त का शोधन होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम इस रोग में विशेष रूप से लाभकारी हैं।
रिसर्च में भी ये पाया गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन योग करता है, प्राणायाम करता है, ध्यान का अभ्यास करता है, उन्हें हृदय रोग नहीं होता है। ध्यान का अभ्यास अत्यधिक लाभदायक है। सुबह और शाम 10 या 15 मिनट शांत जगह पर बैठकर ध्यान का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे शरीर में विशेष तरह की तरंगें पैदा होती हैं जो कि आपको भीतर से आनंदमय बनाती हैं। सुख और आनंद आपके भीतर उसका झरना प्रकट हो जाता है। तो ध्यान का अभ्यास अत्यधिक लाभदायक है, इसे करना ना भूलिएगा। अपान प्राण मुद्रा, यह भी भारतीय योग संस्थान द्वारा जो बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं उसमें इसमें विशेष रूप से इसके बारे में बताया गया है। अपान प्राण मुद्रा बहुत अधिक लाभकारी है हृदय रोगी के लिए। इसका 10 मिनट अभ्यास करें। इसे लगाना कैसे है आइए जानते हैं। मुझे देखिए, आप हाथ को पहली उंगली को अंगूठे की जड़ पर लगा दीजिए। जो सेकंड और थर्ड फिंगर है उसके साथ आप अंगूठे को टिप्स को टच कर दीजिए, मिला दीजिए और जो सबसे छोटी उंगली है बिल्कुल सीधी रहेगी। अपान प्राण मुद्रा है, दोनों हाथों से लगानी है। इसका 10 मिनट अभ्यास कीजिएगा, आपको अत्यधिक लाभ होगा। इसके साथ साथ यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो सावधान हो जाइए। यदि आप हृदय रोग से बचना चाहते हैं, हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं तो स्मोकिंग करना छोड़ दीजिए। क्रोध नहीं करना। कई बार व्यक्तियों को छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है। मुझे नहीं समझ में आता कि यह जीवन आनंद के लिए मिला है, एंजॉय के लिए मिला है, ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, सबसे श्रेष्ठ श्रेणी आपको मानव जीवन दिया है, तो इसी के आनंद में रहना चाहिए और इसी में आप अध्यात्म की ऊंचाइयों तक भी जा सकते हैं। यह एक बहुत ही खुशी का विषय है। तो क्रोध किस लिए करना है? आपको क्रोध बिल्कुल नहीं करना है। इससे हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, हमारा बीपी बढ़ जाता है। तो आप क्रोध को नियंत्रण में रखें। क्रोध की जगह अपने जीवन में शांति को, संतुष्टि को स्थान दीजिए। प्राय क्रोध आता भी तभी है जब आपकी डिजायर्स बहुत अधिक होती हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत अधिक होती हैं। इसके साथ अगला है, आपको अपने शरीर का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आपका शुगर लेवल क्या है, बीपी कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है। समय समय पर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहिए। कुछ टेस्ट होते हैं जैसे लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर, इन्हें समय समय पर करा लेना चाहिए। जीवन शैली में बदलाव करके भी आप हृदय रोग से बच सकते हैं। समय पर भोजन लीजिए, भोजन को चबा चबा कर खाइए। सुबह शाम खाना खाने के 30 मिनट के बाद आधे घंटे की सैर करना ना भूलें। नींद पूरी लें। मानसिक तनाव ना बनने दें। इसका अत्यधिक ध्यान रखेंगे। किसी भी रोग की जो जड़ है वो मानसिक तनाव होती है। स्ट्रेस से दूरी बना लीजिए। स्ट्रेस लेना क्यों है? आपको यह जीवन वास्तव में एंजॉय करने के लिए, अनुभूति करने के लिए मिला है, तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। जीवन के प्रति निराशाजनक दृष्टिकोण को त्याग दीजिए। सकारात्मक रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, प्रसन्न रहने का प्रयास करें। जीवन में जितनी भी घटनाएं होती हैं आपके लिए वो सकारात्मक है या नकारात्मक, आप सुख में हैं या दुख में हैं, सम रहिए। सम रहना ही योग है। बैलेंस में रहिए। तो बैलेंस में रहना जिसको आ जाएगा वह कई रोगों से अपने आप ही बच जाएगा। आशा करती हूं कि आप सब अपने हृदय का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और अपने जीवन को सुंदर और स्वस्थ बनाएंगे। इसके लिए आप भारतीय योग संस्थान की ऑनलाइन योग साधना केंद्र से जुड़ेंगे और कुशल शिक्षकों के निरीक्षण में अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद भारती जी। आप आशा कर रही थी कि हम सभी जीवन का, अपने हृदय का ध्यान रखेंगे। जीवन अनमोल है और जीवन के अंदर हमारे मानव शरीर में हृदय बहुत ही अनमोल है, क्योंकि ईश्वर ने हमें कई अंग दो दिए हैं, लेकिन हृदय केवल और केवल एक दिया है और ये हमेशा 24 घंटे निरंतर जब तक जीवन है कार्य करता रहता है। आपने छोटी छोटी जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब हम चलते हैं अपने नए एक और युवा प्रतिभागी की ओर, जिज्ञा अग्रवाल। जिज्ञा देखें क्या बताती है हमें। जिज्ञा। सुप्रभात, मेरा नाम जिज्ञा अग्रवाल है। मैं वेस्ट एनक्लेव जिला से हूँ और मैं 11वीं कक्षा की छात्र हूँ। आज का मेरा विषय है छोटी आंत और बड़ी आंत। हमारी छोटी आंत
और बड़ी आंत हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा है। हमारी छोटी आंत कुल 22 फीट लंबी है और यह हमारी बड़ी आंत से काफी अधिक लंबी है, परंतु हमारी बड़ी आंत हमारे पेट में ज्यादा जगह घेरती है, इसलिए उसको बड़ी आंत कहा जाता है। हमारी छोटी आंत के 3 मुख्य हिस्से होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। डुओडेनम हमारी छोटी आंत का सबसे छोटा हिस्सा होता है जो कि पेट से जुड़ा हुआ होता है। लीवर और पैनक्रिया के जूसेस डुओडेनम में आकर आधे पचे हुए खाने को पूरी तरीके से पचा देते हैं। अब हम आते हैं जेजुनम और इलियम के ऊपर। एक बार डुओडेनम में पाचन की क्रिया संपूर्ण हो जाती है, उसके बाद जेजुनम और इलियम में अब्जॉर्प्शन की क्रिया शुरू होती है। हमारे पचे हुए खाने को अब खून से मिलाना होता है। खून में मिलाना इसलिए जरूरी है ताकि हमारा पचा हुआ खाना हमारे शरीर के अंग अंग तक जा सके। हमारे जेजुनम और इलियम में विलाई नामक छोटी छोटी उंगली के आकार की प्रोजेक्शंस होती हैं, जो कि अब्जॉर्प्शन की क्रिया के लिए ज्यादा जगह प्रदान करती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पचा हुआ खाना खून से मिलाया जा सके। अब हम आते हैं अपनी बड़ी आंत के ऊपर। हमारी बड़ी आंत 5 फीट लंबी होती है और यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है। हमारे शरीर के मल निष्कासन के लिए हमारी बड़ी आंत मल का उत्पादन करती है। जैसे ही पूरी तरीके से अब्जॉर्ब खाना हमारी बड़ी आंत में आता है, हमारी बड़ी आंत खून, मिनरल्स, कुछ जरूरी तत्व एवं पदार्थ यहाँ से रीअब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। वैसे तो हम सभी अपनी आंतों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, परंतु जब हमारी आंतें स्वस्थ नहीं होती, वे हमारे शरीर को कुछ लक्षण देती हैं, जैसे अनिद्रा जैसा रोग होना, हमारी त्वचा में जलन या फिर खुजली आदि होना, पेट अक्सर ही खराब रहना या बदहजमी या कब्ज जैसी बीमारी होना। हम सभी को इन लक्षणों को देखकर सावधान हो जाना चाहिए। अब मैं चाहती हूँ कि हम सभी अपनी आंतों को स्वस्थ रखें, तो हमें क्या क्या हमारे आहार में इंक्लूड करना चाहिए। जैसे हमें अपने आहार में ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। ज्यादा मीठा खाना हमारी आंतों के लिए अच्छा नहीं होता और बाहर के खाने में प्रोसेस्ड शुगर होती है, जो हमारी आंतों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। हमें ओट्स, दही, केला ये सब खाना चाहिए। इससे हमारी छोटी आंतों के कार्य में और सहायता होती है। हमें फाइबर युक्त आहार लेना चाहिए। इससे हमारी बड़ी आंत का काम यानी कि मल निष्कासन और मल उत्पादन और भी सरल हो जाता है। कुछ विशेष बिंदु जो मैं चाहती हूँ आप सभी ध्यान पूर्वक सुने और हम सभी की आंतों को स्वस्थ रखने में बहुत मदद करेंगी। सबसे पहला, जल्दी गुस्सा ना आना या जल्दी परेशान ना होना। जल्दी गुस्सा ना होना केवल हमारी आंतों के लिए ही नहीं, हमारे शरीर के हर अंग के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। खाना धीरे धीरे खाना एवं पचा कर खाना और चबा चबा कर खाना। खूब सारा पानी पीना। हम लोगों को 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए एवं जितना हो सके उतना ज्यादा अपने खाने के बीच में गैप देना चाहिए। उसके बाद चौथा और सबसे जरूरी, योग या व्यायाम जरूर करते रहना चाहिए। पवन मुक्तासन, हलासन, सर्वांग आसन जैसे कुछ आसन करने से हमारी आंतों को बहुत फायदा होता है। योग मुद्रा करने से हमारी आंतें स्वस्थ बनती हैं। कपालभाति प्राणायाम एवं भस्त्रिका प्राणायाम करने से हम अपनी आंतों को और सशक्त बना सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारी आंतों की कार्य प्रणाली समझ में आई होगी और इन विशेष बिंदुओं को हम अपने जीवन में उतारकर अपनी आंतों को स्वस्थ बना पाएंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर वक्तव्य रखा जिज्ञा बेटे ने कि आंतों का ध्यान कैसे रखें, चबा चबा कर खाएं। जो काम दांतों का है दांत करें, जो काम आंतों का है वो आंत करें। आंतों का काम दांतों को ना करने दें, दांतों का काम आंतों को ना करने दें।
बहुत सुंदर जानकारी दी, पानी कब पिए, कैसा पिए, छोटी छोटी जानकारियां आपने हमारे को दी। डेफिनेटली हम सब इसका लाभ उठाएंगे। चलिए अगले युवा वक्ता की ओर चलते हैं। प्रज्ञा, देखते हैं प्रज्ञा हमें क्या बताती है। सुप्रभात, मेरा नाम प्रज्ञा है, मैं वेस्टर्न क्लिफ जिले से हूँ। मेरा आज का विषय है लीवर। लीवर को हम यकृत या जिगर के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये हमारे पेट के दाईं ओर और हमारे रिब के बीचों बीच होती है। इसका बड़े व्यक्ति में वजन 1.3 to 1.6 kg तक होता है। ये एक हमारे शरीर का इकलौता ऐसा अंग है जो खुद रिपेयर और रीजनरेट हो सकता है। तो आइए अब मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे लिवर के कुछ मेन कार्य। ये हमारे शरीर में बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। ये जहरीले पदार्थों को हमारे शरीर से रिसाइकिल करता है। ये ग्लूकोज को एनर्जी में बदलता है। ये हमारे खाने से सारे न्यूट्रिएंट्स लेकर खून में मिलाता है। ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करके रखता है और ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को वसा यानी कि फैट में परिवर्तित करता है। अब मैं आपको कुछ बताती हूँ लीवर से जुड़ी बीमारियां। लीवर कैंसर, बाइल डक्ट कैंसर, लीवर का सिकुड़ना, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, फैटी लिवर। और इस बीमारियों के कुछ लक्षण होते हैं, वो है हमारी त्वचा और या हमारी आंखों पीली पड़ना यानी कि हमें जॉन्डिस या पीलिया होना, हमारे टांगों में टखनों में सूजन आना, हमें बहुत ज्यादा थकावट होना, हमें भूख ना लगना और अगर हमें चोट लग जाए तो बहुत ही जल्दी खून निकलना। अब लिवर को खराब होने के कुछ कारण होते हैं, जैसे कि अगर हम अल्कोहल की कंजम्पशन बहुत भारी मात्रा में करते हैं, स्मोकिंग, बच्चों में अगर ओबेसिटी होना, तो खराब तो नहीं है, होना, चलता ही नहीं वीडियो, बहुत टाइम तक एक जगह पर बैठे रहना, तो इन सब बातों को अगर हम लोग अवॉइड करेंगे तो हम अपने लिवर को सही से बचा सकते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि लिवर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ खाने पीने में हमें अपने क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए। हमें पालक खाना चाहिए, हल्दी, आंवला, हरी भरी सब्जियां खानी चाहिए। हमें पपीता खाना चाहिए, सेब खाना चाहिए, केला, स्ट्रॉबेरीज, रास्पबेरीज और हम ग्रीन टी का सेवन भी कर सकते हैं। तो अब आते हैं सबसे मेन बात, हम अपने योग से कैसे हम अपने लिवर को स्वस्थ रख सकते हैं। कुछ आसन और प्राणायाम हैं जो लिवर के लिए बहुत ही अच्छे हैं, जैसे कि भुजंग आसन, नौका आसन, कपालभाति प्राणायाम, उष्ट्रासन, धनुरासन। अगर हम इन सब को योग को हम अगर अपने जीवन में डेली लाएंगे तो हम अपने सिर्फ लिवर ही नहीं, हम अपने पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए, मैं आशा करती हूँ कि आप इस सभी बातों का ध्यान रखेंगे और अपने जीवन काल में इन सब बातों का पालन करेंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रज्ञा, लीवर कहाँ है, कहाँ रहता है, कैसे ध्यान रखें, कैसे स्वस्थ रखें, इसको योग के माध्यम से कैसे स्वस्थ रखें, बहुत सुंदर वक्तव्य रखा, बहुत सुंदर बेटा। चलिए हम अगले वक्ता के पास चलते हैं, वो भी युवा वक्ता है हमारे, छवि गुप्ता। एक यूनिट एक जान बचाएगा, दिया रक्त न व्यर्थ जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम छवि गुप्ता है। मैं सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ और मैं हर्ष विहार जिला से हूँ। आज मैं आप सभी के साथ रक्त से संबंधित कुछ बातें बांटना चाहूँगी। रक्त लाल रंग का एक तरल पदार्थ है जो कि हमारे शरीर में संचारित करता है। यह लाल रंग का इसलिए होता है क्योंकि इसकी लाल कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो कि इसे लाल रखने में सहायता करता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। एक यूनिट ब्लड में जो कि हम ब्लड दान करते हैं उसमें करीब 525 ml रक्त होता है।
रक्त हमारे शरीर में अनेक भूमिकाएं निभाता है, जैसे कि हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, हमारे शरीर को रोगों से बचाना, हमारे शरीर में एक अंग से दूसरे अंग तक पदार्थों का परिवहन करना, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर अन्य अंगों तक पहुंचाना और सांस बाहर निकालने के लिए कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फेफड़ों तक पहुंचाना। इसके अलावा भी रक्त हमारे शरीर में अनेक भूमिकाएं निभाता है। रक्त में कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जिसमें 4 चीजें पाई जाती हैं: प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और ब्लड प्लेटलेट्स। आइए इनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। प्लाज्मा, ये रक्त के तरल हिस्से को प्लाज्मा कहा जाता है। यह रंगीन होता है और इसमें 90% पानी, प्रोटीन और अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं। इसमें घुलनशील रूप में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, हार्मोन, एंजाइम जैसे अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा के प्रोटीन में एंटीबॉडीज होती हैं, जो बीमारियों से लड़कर हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली में सहायता करती हैं। रेड ब्लड सेल्स फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर सारे अंगों तक पहुंचाते हैं। इनका जीवन 100 से 120 दिन के बीच में होता है और उसके बाद ये नए बनने शुरू हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि 3 महीने में एक बार एक स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। इसके बाद हुई खून की कमी हमारे शरीर में एक ही दिन में पूरी हो जाती है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स बहुत ही तेजी से बनते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं और हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं, क्योंकि ये रोग के कारक कीटाणुओं को खा जाते हैं। इसी कारण से इन्हें हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली का सैनिक भी कहा जाता है। हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या रेड ब्लड सेल्स की संख्या के मुताबिक बहुत ही कम होती है, परंतु फिर भी यह हमारे शरीर की सभी बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स रंगीन कोशिकाएं हैं, जो कि अस्थि मज्जा में स्थित हैं। इनमें नाभिक नहीं होता और घाव लगने पर यह खून को जमाने में मदद करती हैं, जिस कारण से हमारा खून बहना बंद हो जाता है। इसके अलावा हमारा खून 4 समूहों में बटा है: ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप AB और O ब्लड ग्रुप। O ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि यह किसी भी ब्लड ग्रुप को अपना रक्त दे सकता है। वह AB ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है, क्योंकि यह किसी भी ब्लड ग्रुप के रक्त को अपने रक्त में मिलाने की क्षमता रखता है। हमारे शरीर में रक्त से संबंधित अनेक बीमारियां हो सकती हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए घातक तक सिद्ध हो सकती हैं। यदि हमारे रक्त में कोई भी विजातीय तत्व यानी कि टॉक्सिन है, तो उसका सबसे पहला लक्षण शरीर में बुखार चढ़ना है। सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg होना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन और लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन कहा जाता है। हम अपने रक्त को साफ, लाल और उसका हमारे शरीर में सही प्रकार से नियंत्रण हो, इसके लिए अनेक उपाय आइए जानते हैं। पहला, रक्त की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ाने के लिए हमें प्रतिदिन अनार, सेब, किशमिश, अखरोट जैसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। रक्त को लाल बनाने के लिए हमें चुकंदर का सेवन करना चाहिए, परंतु चुकंदर हमें कम मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही जल्दी हमारे शुगर लेवल को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से डायबिटीज हो जाती है। रक्त को साफ रखने के लिए, टॉक्सिन फ्री रखने के लिए हमें प्रतिदिन नीम, एलोवेरा, आंवला, संतरा आदि जैसी चीजों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा हमारे शरीर में रक्त संचार नियंत्रित हो,
इसके लिए हमें प्रतिदिन आसन प्राणायाम करना चाहिए। आसन जैसे कि जानुशीर आसन, अर्धमत्स्य आसन, सेतु बंध, पश्चिमोत्तानासन आदि हमारे शरीर में रक्त का सही तरीके से संचार करते हैं। और प्राणायाम जैसे कि कपालभाति प्राणायाम हमें प्रतिदिन करना चाहिए। यह हमारे रक्त को साफ बनाता है और हमारे शरीर में सही तरीके से नियंत्रण करता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बहुत सुंदर छवि बेटा, बहुत सुंदर। आज के लिए इतना ही नहीं, इतना कुछ तूने तो छोटे से कैप्सूल में इतनी जानकारी भर दी, गागर में सागर भर दिया। मैं सोच रहा था कि ब्लड क्या है, प्लेटलेट क्या है, और ये प्लाज्मा क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, और यूनिवर्सल डोनर क्या है, यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा ग्रुप है। इतनी सारी जानकारियां बेटा तूने हमें दी। मन गदगद हो रहा था, आपकी बात सुनते ही जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा सुन के। चलिए अब हम नए युवा वक्ता की ओर अनम्यूट कीजिए। मैं अनम्यूट ही हूँ, आप कृपया सुनते रहें। तो मैं ये कह रहा था कि अब हम अगले युवा वक्ता की ओर चलते हैं, साक्षी सैनी के पास। तो साक्षी सैनी देखते हैं हमें क्या बताती हैं। साक्षी। नमस्ते, मेरा नाम साक्षी सैनी है और मैं रानीबाग जिले से हूँ। मैं 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कुछ विशेष चर्चा करना चाहूंगी। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र का अर्थ है रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण। मानव के परिसंचरण तंत्र में रक्त नलिकाएं यानी ब्लड वेसल्स तथा हृदय मुख्य रूप से कार्य करते हैं। हृदय एक पेशी अंग है जिसका वजन लगभग 280 ग्राम होता है। हृदय एक पंप की तरह काम करता है। हृदय से रक्त आर्टरीज द्वारा शरीर के विभिन्न भागों को जाता है तथा वहां से वेन्स के द्वारा हृदय में वापस आता है। इस प्रकार रक्त हृदय, आर्टरीज और वेन्स द्वारा पूरे शरीर में जीवन भर लगातार सर्कुलेट करता रहता है, इसलिए इसका नाम सर्कुलेटरी सिस्टम है। रक्त नलिकाएं यानी ब्लड वेसल्स दो प्रकार की होती हैं, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज ये हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य करती हैं और वेन्स ये शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाती हैं। अब हम देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त यानी ऑक्सीजनेटेड रक्त फेफड़ों से हृदय में आता है। हृदय पंपिंग क्रिया द्वारा इस रक्त को आर्टरीज के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाता है। शरीर के रक्त में मिला ऑक्सीजन प्रयुक्त हो जाता है और अशुद्ध यानी डीऑक्सीजनेटेड रक्त वेन्स द्वारा फिर हृदय की ओर आ जाता है। हृदय इस रक्त को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए फिर से फेफड़ों में भेजता है। इस प्रकार यह चक्र निरंतर चलता रहता है। अब मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ मुख्य अंग बताना चाहूंगी, जिसमें से पहला मुख्य अंग है हृदय। मानव हृदय लाल रंग का तिकोना, खोखला एवं मांसल अंग होता है। हृदय में मुख्य रूप से 4 चैम्बर्स होते हैं। हृदय का वजन महिला में 250 ग्राम होता है और पुरुष में 300 ग्राम। मानव शरीर का यह सबसे व्यस्त अंग है। दूसरा मुख्य अंग है रक्त यानी ब्लड। रक्त एक प्रकार का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। सामान्य व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो प्रतिशत में 7 से 8% पाया जाता है। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है, जो रक्त से 55% होता है। प्लाज्मा शरीर को इम्यूनिटी पावर प्रदान करता है, हार्मोन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। ब्लड सेल्स 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और ब्लड पेलेट्स। क्या आप जानते हैं कि रोजाना 5 लीटर से ज्यादा खून आपके पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है? यही ब्लड सर्कुलेशन आपके पूरे शरीर को ठीक से काम करने में मदद करता है। इससे आपके शरीर के सारे अंग ठीक से काम करते हैं, साथ ही शरीर का तापमान भी नियंत्रित रहता है। यदि सर्कुलेशन खराब हो जाए तो आपके शरीर में कई सारी बीमारियां पनपने लगेंगी। बुरे सर्कुलेशन से आपका मस्तिष्क, हृदय, लिवर, किडनी और अंगों को गंभीर नुकसान हो सकता है। यह किसी भी उम्र के इंसान को हो सकता है, क्योंकि यह बहुत धीमी प्रक्रिया होती है। खराब ब्लड सर्कुलेशन के कुछ कारण होते हैं, जैसे धूम्रपान, व्यायाम की कमी, लंबे समय तक बैठे रहना, गलत खान पान की आदतें,
अनहेल्दी लाइफस्टाइल जैसे दिन भर बैठकर काम करना, सही समय पर भोजन ना करना और अनियमित नींद हमारे स्वास्थ्य को बर्बाद कर सकती है। ये शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को भी प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसके कारण कई तरह की बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आज मैं आपको जानकारी दूंगी कि खराब ब्लड सर्कुलेशन के क्या लक्षण हो सकते हैं। हाथ और पैर ठंडे हो जाना, हाथों और पैरों में सूजन, थकावट, पेट की समस्या, ब्रेन स्ट्रोक, कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम, भूख की कमी, त्वचा का रंग फीका पड़ना। अब आपने खराब ब्लड सर्कुलेशन से होने वाले लक्षण तो देख ही लिए, तो अब इन बीमारियों को कैसे ठीक करना है, जरा इस पर भी गौर करें। योग हमारे मन और शरीर को फिट, सक्रिय और गतिशील रखने में मदद कर सकता है और जिससे हम खुद को बीमारियों से बचा सकते हैं। रक्त संचार को बेहतर करने के लिए कुछ योगासन हैं, जैसे ताड़ासन, वृक्षासन, अधोमुख श्वानासन, वज्रासन और कपालभाति प्राणायाम। आशा करती हूँ आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कई विशेष जानकारी मिली होगी। धन्यवाद। बेटा आशा ही नहीं, आप विश्वास कर सकते हो। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम किसी स्टूडियो के अंदर बैठे हैं और कमेंट्री पीछे से कोई डॉक्टर कर रहा है। बहुत सुंदर। थैंक यू। शब्द नहीं है मेरे पास। चलिए हम अगले वक्ता की ओर बढ़ते हैं, तनिषा के पास। तनिषा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम तनिषा शर्मा है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मैं रानीबाग जिला से हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष फेफड़ों के बारे में जानकारी दूंगी। श्वसन तंत्र या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में श्वास संबंधी अंग जैसे नाक, स्वर यंत्र या लैरिंक्स, श्वसन नलिकाएं और फेफड़े शामिल हैं। शरीर के सभी भागों में गैस का आदान प्रदान इस तंत्र का मुख्य कार्य है। जिस प्रकार हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार श्वास लेने के भी दो रास्ते होते हैं। मुंह द्वारा श्वास लेना गलत रास्ता है, परंतु नाक से श्वास लेना बिल्कुल सही रास्ता। यह इसी कारण क्योंकि हमारी नाक में छोटे छोटे बाल उपस्थित होते हैं, जो बाहर की धूल को अंदर नहीं जाने देते। हर फेफड़े का वजन कुल 234 ग्राम होता है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से 1 इंच छोटा होता है और इनके बीच में हृदय स्थित होता है। यह इसी कारण से ताकि जब हम श्वास भरें या श्वास बाहर निकालें तो हमारे 1 मिनट में 16 से 20 बार तक से रक्त का संचार होकर सीधा फेफड़े में पहुंचता है। जब हम श्वास अंदर खींचते हैं तो इसे इनहेलेशन कहते हैं, परंतु जब हम श्वास बाहर फेंकते हैं तो इसे एक्सहेलेशन कहते हैं। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारा डायफ्राम ऊपर की ओर खिंचता है और छाती बाहर की ओर फूल जाती है, परंतु जब हम श्वास बाहर फेंकते हैं तो हमारा डायफ्राम वापस अपनी जगह पर आ जाता है और हमारी छाती अंदर की ओर पिचक जाती है। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर रक्त में मिल जाता है और शरीर के अन्य भागों तक रक्त को पहुंचाता है। अगर हमारे फेफड़ों से सही मात्रा में हमारे पूर्ण शरीर को ऑक्सीजन ना मिले तो हमारे रक्त का रंग काला भी हो सकता है। आज के इस युग में 10 में से 7 लोगों को फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हैं। वायु प्रदूषण, एलर्जी और धूम्रपान फेफड़ों की बीमारियों का मुख्य कारण बनते हैं। इन बीमारियों के कारण हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। फेफड़ों से संबंधित कई बीमारियां हैं, जैसे कि अस्थमा, लंग कैंसर, संक्रमण जैसे कि इन्फ्लुएंजा और निमोनिया, वातस्फीति, ब्रोंकाइटिस इत्यादि। आइए इन बीमारियों के बारे में संक्षिप्त में समझें। अस्थमा। अस्थमा एक क्रॉनिक बीमारी है जो फेफड़ों के वायु मार्ग को प्रभावित करती है। इस बीमारी में या फिर सेंसिटिव बन जाती है।
यह एक ऐसी बीमारी है जिस कोशिकाएं फेफड़ों के अंदर अनियमित रूप से फैल जाती हैं और आसपास के ऊतकों पर आक्रमण करती हैं। तंबाकू का सेवन लंग कैंसर का मुख्य कारण बनता है और आज की सबसे बड़ी बीमारी जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है, कोरोना वायरस या कोविड-19। यह बीमारी इंसानों के फेफड़ों में घर कर लेती है, जिससे जुकाम से लेकर श्वास संबंधी दिक्कतें होती हैं। जिस प्रकार हम ताले में चाबी लगाकर उसे खोलते हैं, उसी प्रकार इसके बाहरी आवरण पर स्पाइक प्रोटीन उपस्थित होता है। ये स्पाइक प्रोटीन हमारे शरीर में जाकर ACE2 रिसेप्टर को अनलॉक कर देता है। हमारे शरीर में प्रवेश करके इसे एक और प्रोटीन मिलता है जिसे हम TMPRSS2 या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीज 2 के नाम से भी जानते हैं। इसी के कारण ये हमारे शरीर में फैलता है और सबसे ज्यादा हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। फेफड़ों की बीमारियों के कई लक्षण होते हैं, जैसे कि सीने में दर्द, ठंड लगना, लगातार खांसी आना, सीने में जकड़न आदि। फेफड़े खराब होने के भी 2 टाइप होते हैं। टाइप 1 में शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम या ज्यादा हो सकता है। टाइप 2 में शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। ज्यादातर इन बीमारियों का कारण प्रदूषण एवं धूम्रपान ही होता है। इन बीमारियों को जांचने के बहुत तरीके हैं एवं बहुत सी दवाइयां भी हैं, परंतु इस कोरोना काल में घर बैठे बैठे अपने आप को ठीक कैसे रखें, इन बीमारियों से बचने के लिए हमें अपना खान पान और जीवन शैली को सही करना बहुत जरूरी है। मुख्य रूप से कद्दू और गाजर की सब्जी सबसे ज्यादा फाइबर हमारे फेफड़ों को पहुंचाती है। इन बीमारियों से बचने के लिए कई आसन और प्राणायाम भी हैं, जैसे कि अर्धचक्रासन, सेतुबंधासन, कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये आसन एवं प्राणायाम करने से संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन और रक्त का संचार सही रूप से होता है, जिससे हम एवं हमारे फेफड़े लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर तनिषा बेटा, आपने फेफड़ों के बारे में बताया। मैं सोच ही रहा था कि जिक्र जरूर करोगे आप कोरोना डिसीज का। जिन जिन लोगों ने प्राणायाम आसन किए, जो लोग योग संस्थान से जुड़े हुए हैं, उनको कोरोना ने छुआ तक नहीं। फेफड़ों को कैसे स्वस्थ रखें, कैसे कोरोना डिजीज से लड़ें, बहुत सुंदर छोटी छोटी जानकारियां आपने दी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार बेटा आपका, आनंद आया बहुत। और साक्षी बेटा, आई वॉज नॉट एबल टू से अबाउट यू, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दी थी आपने, आनंद आया वाकई। और चलिए अब हम चलते हैं आखिरी कंटेस्टेंट, आखिरी प्रतिभागी सिमरन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। देखते हैं सिमरन हमें क्या बताती है, हमारी युवा प्रतिभागी सिमरन बेटा। नमस्कार, मैं सिमरन। मैं आज आप सभी के समक्ष किडनी के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। मैं वेस्ट एनक्लेव जिला से हूँ। किडनी, जिसे हम गुर्दा भी कहते हैं, यह मानव शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। गुर्दे पेट के अंदर पीछे के हिस्से में रीढ़ की हड्डी की दोनों तरफ स्थित होते हैं, जिनका आकार राजमा जैसा होता है। यह लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी, 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 4 सेंटीमीटर मोटी होती है। प्रत्येक किडनी का वजन लगभग 150 से 170 ग्राम होता है। गुर्दों का कार्य खून का शुद्धिकरण करना होता है, शरीर में पानी एवं क्षार का संतुलन भी बनाए रखता है, रक्त कोणों और कैल्शियम पर नियंत्रण लाता है। हमारे शरीर में बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं, जो हमारे शरीर का फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। गुर्दे की बीमारी जैसे ओरोनल कैंसर, मोटाई, ब्लड प्रेशर आते हैं जब हमारी किडनी 60 से 65% तक खराब हो चुकी होती है। इस अब
असर हमारे गुर्दों पर पेन किलर का हमारे गुर्दों पर बहुत ही बुरा असर होता है। ऐसी डाइट खाना जिसके अंदर नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। नमक में सोडियम होता है। सोडियम हमारे गुर्दों के लिए बहुत ही अच्छा है, पर अगर हम ज्यादा मात्रा में सोडियम को खाएं तो वह हमारे गुर्दों पर बहुत ही बुरा असर करता है। प्रोसेस्ड फूड खाना जैसे पिज्जा, कोक और सारा बाहर का खाना, समय पे नहीं निरंतर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और समय पर सोना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्यादा पानी नहीं पीना, ज्यादा मीट खाना, मांसाहारी खाना खाने से हमारे शरीर में एक एसिड रिलीज होता है, और ज्यादा मात्रा में मांसाहारी भोजन खाने से हमारे शरीर में एसिड ज्यादा खाना खाना जिसमें चीनी ज्यादा हो, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करना, और एक ही जगह बैठे रहना। एक जगह बैठे रहने से हमारे गुर्दों पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम गुर्दे की बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, कि हमें कैसे पता लगे कि हमारे गुर्दे खराब हो रहे हैं। पहली, जैसे यूरिनरी फंक्शन में बदलाव आना, रात में मूत्र बार बार आना, मूत्र का रंग बदलना और खून आना, शरीर में सूजन आ जाना। यह सूजन आपके हाथों, पैरों, जोड़ों, चेहरे और आंखों के नीचे आ सकती है। चक्कर आना और कमजोरी आना, बार खुजली होना जाना, और मौसम अच्छा होने के बावजूद भी हमें ठंड लगना। यही सब लक्षण है जिससे हमें पता लगता है कि हमारे गुर्दे खराब हो रहे हैं। तो हम अपने गुर्दों को कैसे ठीक करें? हम खाने द्वारा, अपने भोजन में अच्छी चीजों के द्वारा अपने गुर्दों को स्वस्थ बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या क्या खाने से हम अपने गुर्दों को स्वस्थ बनाए रखते हैं। पहला, लहसुन खाना, प्याज खाना और शिमला मिर्च खाना, यह हमारे गुर्दों के लिए बहुत ही अच्छा है। और फ्रूट्स खाना, दिन में 10 से 12 ग्लास पानी अवश्य पिए। पानी ना तो सिर्फ हमारे गुर्दों के लिए और हमारे हर एक अंग के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। अब मैं बताती हूँ कि कैसे हम योग के द्वारा अपने गुर्दों को स्वस्थ रख सकते हैं। योग जैसे बटरफ्लाई, धनुरासन, हस्त पादुतोनासन, सेतुबंधासन, भुजंगासन और सुप्त वज्रासन प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन से भी हमारे गुर्दों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। नियमित योग अभ्यास से ना ही तो हम सिर्फ अपने गुर्दों को स्वस्थ रख सकते हैं, पर शरीर के हर एक अंग को स्वस्थ बना सकते हैं। तो मैं सभी से आशा करती हूँ कि आप सभी निरंतर रूप से योग का अभ्यास करेंगे और अपने आप को स्वस्थ और संतुलित बनाकर रखेंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर सिमरन, बहुत सुंदर। गुर्दे कैसे हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे स्वस्थ रखें, कैसे धूम्रपान से बचें, कैसे योग द्वारा स्वस्थ रखें, कौन से आसन, कौन से प्राणायाम, एक एक छोटी छोटी बात गागर में सागर भर दिया आपने। बहुत आनंद आ रहा था। देखिए, जितने भी हमारे आज युवा वक्ता रहे उन सभी ने ही, मुझे लगता है ललित जी और अग्रवाल जी सहमत होंगे कि आने वाली गोष्ठियों के लिए ट्रेंड सेटर रहेगा, क्योंकि इन गोष्ठियों को, इनकी बातों को समेटना, कंक्लूड करना बहुत ही कठिन हो रहा था। मुझे लग रहा था कि
जो बड़े वक्ता शायद वही ना सोच रहे हो कि हम इनके साथ क्यों भाग ले रहे हैं, अलग हमें लेना चाहिए था। लेकिन खैर इन जिन्होंने जो भी अपने अपने विचार रखे, जो अपनी बहुत ही लाभान्वित होंगे। अब हम चलते हैं अपने मार्गदर्शक, जो हमें पथ पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, श्रीमान श्रद्धेय श्री शरदचंद्र अग्रवाल जी, जो दिल्ली राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, केंद्रीय कार्यकारिणी के। उनका मार्गदर्शन मिले हम सबको, हम सब बच्चे हैं उनके आगे। हम सब चाहेंगे कि उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद मिले। आज की इस गोष्ठी के बारे में विश्लेषण भी करें, हमें आशीर्वाद भी दें श्रीमान इसलिए उसकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सबसे पहले तो सराहना करना चाहता हूँ आपकी या नवीन जी की या ललित जी की, जिन्होंने इस गोष्ठी के अंदर शरीर विज्ञान जैसे विषय को जोड़ा। कोई बात नहीं है, कुछ बड़े इसमें जुड़े, कुछ इसमें छोटे जुड़े, कुछ विद्यार्थी इसमें जुड़े, किंतु एक आध्यात्मिक और बहुत गूढ़ विषय को छोड़कर शरीर विज्ञान के विभिन्न अंगों पर चर्चा करना एक बहुत ही आवश्यक, महत्वपूर्ण और जीवन में लाभदायक और कुछ शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में बात। जितने भी वक्ता थे उन सब ने अपनी ओर से पूरी तैयारी की और जिन वक्ताओं ने शरीर के संबंधित अंगों के बारे में चित्र दिखाकर एक्सप्लेन किया, वो बहुत ही अच्छा ढंग था। ये इस प्रकार की गोष्ठी अपने आप में एक अनूठी गोष्ठी है। दूसरे शहरों में या हम कभी कभी अपने शिविरों के अंदर शरीर विज्ञान के विषयों पर चर्चा करते रहे हैं, किंतु इस गोष्ठी में इतने थोड़े समय के अंदर और इतने कम समय के अंदर, और जिसको बोलते हैं गागर में सागर भर दिया, सभी वक्ताओं ने बहुत बढ़िया ढंग से उनकी जानकारी हमें दी है। और मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया कि उसके फंक्शंस क्या हैं, अगर वो फंक्शन ठीक से नहीं होते तो उनसे क्या नुकसान हो सकता है, और वो नुकसानों से बचने के लिए कैसे हम अपने आहार को, अपनी जीवन शैली को बदलकर हम उन रोगों से बचे रह सकते। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं सभी वक्ताओं के साथ शेयर करना चाहूंगा कि भारतीय योग संस्थान की एक त्रैमासिक पत्रिका है योग मंजरी। आप में से कोई भी वक्ता जो ये महसूस करता है कि उस योग मंजरी से लोग के माध्यम से उनका प्रचार और प्रसार हो, और जो उन्होंने इस गोष्ठी में अपने विचार रखे हैं वो योग मंजरी के माध्यम से भी अपने हमारे पाठकों तक पहुंचे, तो आप अपना लेख सुंदर हैंडराइटिंग में लिखकर या टाइप करके भारतीय योग संस्थान को अपने जिला अधिकारी के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। और हम प्रयास करेंगे कि योग मंजरी में इनको क्रमानुसार जैसे जैसे समय मिलता जाएगा, कभी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, कभी हार्ट के बारे में, कभी किडनी के बारे में, हम थोड़ा थोड़ा स्थान इनको योग मंजरी में अवश्य देंगे। एक बहुत ही विशेष बात है, हार्ट के ऊपर दो वक्ताओं ने अपने विचार रखे, पर दोनों का बिल्कुल अलग अलग विषय, कोई उसमें डुप्लीकेशन नहीं था। किसी ने हृदय की बनावट के बारे में बात की और उसके फंक्शन बताए, और किसी ने उसके रोगों पर विचार किया। ये कितनी अच्छी बात है। पता नहीं इनको कैसे टेलीपैथी हो गई दोनों वक्ताओं को, या इनको ऐसा मार्गदर्शन मिला कि वो अपने अपने वक्तव्य को इस तरीके से तैयार करेंगे कि सुनने वालों को उसमें कोई डुप्लीकेशन नजर नहीं आए। एक बहुत ही बढ़िया बात थी। ये गोष्ठी बहुत अच्छी है, और जिस गोष्ठी में जिन लोगों ने भाग लिया, इनको सुना या देखा, वास्तव में वो बहुत ही उनको प्रेरणा मिली होगी और अपनी जीवन शैली को सुधारने का वो प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं बहुत ही
आभारी हूँ आयोजकों का कि उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से बिना किसी अवरोध के इस कार्यप्रणाली को, इस गोष्ठी को संपादित किया। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान शरचंद अग्रवाल जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए, जिसकी हमें बड़ी बेसब्री से जिसका इंतजार रहता है, जिसकी हमें बहुत ही आवश्यकता रहती है। आपने बहुत सीधा सीधा इनको मैसेज भी दे दिया सभी प्रतिभागियों को, सभी वक्ताओं को, कि अपने विचार यदि योग मंजरी में ये चाहते हैं कि छपें तो सुचारू रूप से लिख के भेजें। इनको प्रोत्साहन दिया, इनका उत्साहवर्धन किया। अवश्य ही कुछ बच्चे कल से ही इस कार्य में लग जाएंगे और उस कार्य को लगने से पहले योग मंजरी का एक दफा अध्ययन अवश्य कर रहे होंगे। मैं तो शुभकामनाएं इनके पेरेंट्स को भी देना चाहता हूँ, इनके अभिभावकों को भी देना चाहता हूँ। जो बाकी संयोजक हैं इस योग संस्थान के तीनों जिलों के, वो तो हैं ही, इनके अभिभावकों ने भी अपना अमूल्य समय दिया इसको सफल बनाने में, उनका भी बहुत बहुत आभार। लेकिन आभार का कार्य मेरा नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रीमान तीरथ सिंह जी से, तीरथ जी आए हैं, सभी का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें। श्रीमान तीरथ जी, जिला प्रधान रानीबाग। मैं सर्वप्रथम भारतीय संस्थान का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके सानिध्य में आज गोष्ठी का आयोजन हो रहा है। और इससे भी खुशी की बात यह है कि हमारे किशोर वर्ग जो कि योग से परे करते थे, सुबह उठने से घबराते थे, और वेस्ट इंगलैंड जिले में ये जाल में दिए हैं। मैं उनका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि बच्चों को उनको प्रेरित कर कार्यक्रम को एक स्वरूप बनाया और इसको तीनों जिलों में आज फैलाया। हमारे बच्चे बच्चा थे, किशोर थे, बड़े थे, उनको जिन्होंने भी सहयोग दिया है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सेवा दी हैं, जो सामने नहीं आ पा रहे हैं, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, ताकि वो भविष्य में हमें मार्गदर्शन इसी बच्चों के माध्यम से देंगे। क्योंकि संस्थान में देखो, छोटे से छोटे समय में एक 4 मिनट का समय क्या होता है, एक हार्ट स्पेशलिस्ट की तरह मैं सुन रहा था उनको। मैं इतनी बढ़िया जानकारी दी थी, चाहे वो किडनी की है, चाहे ब्रेन की है, चाहे किशन चयन की है, चाहे हार्ट की है। विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार और इतने सरल भाषा में दिए हैं। और जैसे टेक्निकली मेडिकली जो हम टर्म्स जो शब्द हैं, लोग उलझ जाते हैं, हम हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर एक शब्द क्या 11 बच्चों ने दिए हैं अभी। राकेश जी जो पीछे से बहुत सेवा करते हैं, सहयोग देते हैं, उनका धन्यवाद देता हूं। और इसके साथ साथ जिनके बिना कार्यक्रम संभव ही नहीं है, नवीन जी और बेचैनी जी, ये ऐसी जोड़ी है जिनके माध्यम से संस्थान के एक बड़े से बड़े ऑनलाइन डिजिटल कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं। वो दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, कब से तैयारी करते हैं, कितनी मीटिंग होती है, कितनी हम लोगों को भी जगाते हैं। आज समय आ गया, ये हमें जगाते हैं कि ऐसे करना है। हम इनका बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। संस्थान को ऐसे सेवकों की बहुत आवश्यकता है। साथ ही मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। और हमारा योग संस्थान आज घर घर में योग पहुंच रहा है। यदि अभी भी लोग नहीं जगे हमारे कार्यकर्ता द्वारा, तो मैं समझता हूँ कि ये उनका अलग ही स्वरूप होगा। लेकिन कोरोना काल में जो योग से ऑनलाइन अभ्यास कर रहे हैं, वो ऐसी जानकारियां उनको छोटे छोटे कार्यक्रम कैप्सूल में मिल रही है, उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आदरणीय शरचंद जी का धन्यवाद करना तो मैं भूलूंगा नहीं, जिन्होंने इतना सुंदर मार्गदर्शन समय समय पर हमें देते रहते हैं। और योग मंजरी के संपादक मंडल में इनके अंदर एक खूबी है कि इनके व्यवहार, इनका व्यक्तित्व एक संयमित है, चाहे बोलने में, चाहे आशीर्वाद देने में, समझने में, हर किसी का बराबर ध्यान रखते हैं। और ललित जी तो और जितना हमारा और हम जैसा कहते हैं, आज उन पेरेंट्स का भी दूंगा जिन्होंने सहयोग दिया किशोरों को
योग से जुड़ने का, क्योंकि आज किशोरों को जोड़ना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से जब भी हमारे कार्यक्रम यूट्यूब चैनल से देखेंगे बच्चे किशोर हमारे, वो वत्स्य संस्थान के एक अच्छे कार्यकर्ता सिद्ध होंगे, योग से जुड़ने का काम करेंगे और सब संस्थान हमारा सर्वे भवन्तु सुखिना के मार्ग पर सहयोग देंगे। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद तीरथ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर तरीके से सबका आपने धन्यवाद किया। मैं भी धन्यवाद करूं, आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं व्यक्तिगत रूप से, और व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं अपने साथी श्री नवीन गुप्ता जी, कैसे जब तो शादी पाठ से पहले एक लंबी ओम ध्वनि के लिए श्वास भरें। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल इसी अवस्था में बैठे। अब अपने दोनों हाथों को रगड़े। उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपने मुखमंडल एवं पूरे शरीर पर धारण करते हुए आ जाए वापस। चलिए, आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करते हुए आज की इस विशेष गोष्ठी को यही समाप्त करते हैं, इसी आशा के साथ कि हमें इसी प्रकार श्री ललित गुप्ता जी का और श्रद्धेय श्री शरदचंद्र अग्रवाल जी का आशीर्वाद आने वाले दिनों में मिलता रहेगा, और ऐसे और कार्यक्रम लेके हम पुनः इनकी प्रेरणा से आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। आप सबका परमपिता परमेश्वर का पुनः धन्यवाद, आभार।